हेलो एवरीवन, सो भी क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं क्लास केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन जनाब। तो ये वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड होने वाली है रिवीजन के तौर पे। आज की वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 4 चैप्टर का रिवीजन करेंगे 1 घंटे के अंदर। अगर आपको ये पूरी डिटेल वीडियो देखनी है इसके ऊपर, क्योंकि ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, आप इसको एग्जाम से ठीक पहले भी देख सकते हैं और आपका पूरे के पूरे चैप्टर रिवाइज हो रहे होंगे। अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी है उसका लिंक इन द आई बटन आ रहा है, वहां से जाके आप पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए भाई आज की वीडियो को चालू करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? लेट्स रोल द इंट्रो। जनाब हमारा पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए इसकी जरा बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को पहले समझते हैं भैया, रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन होती है जब कोई चीज में बदलाव आ जाए उसे हम रिएक्शन कहते हैं। क्लास 8 के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भैया फिजिकल चेंज होता है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, आप ऐसा कर सकते हैं। ये बार बार आप करते जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? एक बार का चेंज, यानी अगर कच्चे खाने से पक्का खाना बन गया तो वो पक्के से कच्चा नहीं हो सकता। अगर कोई फल है वो सड़ गया तो भैया सड़ा हुआ फल से अच्छा फल दोबारा आप ले नहीं सकते हैं। यानी एक ऐसा चेंज जो परमानेंट है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो इस चैप्टर में ओवरऑल जितने भी हम चेंजेस की बात करेंगे सारे के सारे केमिकल चेंजेस होने वाले हैं। तो रिएक्शन क्या होती है हमें ये पता चलता है। अगर कोई चीज चेंज हो जा रही है, किसी चीज में बदलाव आ रहा है, उसे हम रिएक्शन कहते हैं। अगर यही बदलाव, ये हमने कहा कि रिएक्शन क्या होती है भैया, किसी भी चीज में चेंज आना, अगर यही चेंज केमिकल शो करने लग जाए, अगर केमिकल इसी चेंजेस को दिखाने लग जाए तो उसे हम कहते हैं भैया केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया केमिकल कैसे चेंजेस दिखाता है। केमिकल अपने एटम्स को रीअरेंज कर लेता है, अपने एटम्स को रीअरेंज करके वो एक चेंज दिखाता है, अपनी चीजों को बदल लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में मिल्क है, मेरे पास में लेमन है, दोनों को मैं मिला दूंगा तो मेरे पास में दही आ जाएगा, मेरे पास में कर्ड बन जाएगा। मैंने क्या करा, मिल्क का आइटम लिया, लेमन का आइटम लिया, दही का आइटम बना दिया, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ गए, एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल द केमिकल रिएक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर है, मिल रहे हैं, कुछ नया आइटम बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये क्या है? एक पाउडर है, रिबन से पाउडर बन रहा है। तो प्लीज ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ ना कोई चीज बदल रही है, हमें यहाँ पे हीट देना पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे ये चीज हमको देखने को मिल रहा है। डेली लाइफ एग्जांपल आप लोग बहुत सारे जानते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फूड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये सारी चीजें आपको पता है, ये हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को? जैसे भैया अगर कहीं पे कोई चीज हो रही है, कहीं पे कोई चीज हो रही है, तो हमें वो पता कैसे चलती है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? हमें ये चीज महसूस कैसे हो पाती है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है? इसके लिए 4-5 तरीके हैं, वो 4-5 तरीकों की जरा डिस्कशन करते हैं। अगर कहीं पे खाना बन रहा है, वहां से क्या उड़ती है? वहां से खुशबू उड़ती है, वहां से भापें उड़ती हैं, भापें उड़ रही हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो आप जान जाइए कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिल सकती है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी क्या होता है? बिठाव। अगर आप पानी में मिट्टी को घोल देंगे, कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ऐसे अगर आप दो केमिकल को मिलाते हैं, कोई चीज नीचे बैठ गई, तो समझ जाइए भैया वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पे कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बन गया है। तीसरा है भैया चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी अगर आपने थोड़ा बहुत केमिकल मिलाया, कुछ ना कुछ जादू हो गया, कलर बदल गया। तो जब कलर बदल गया तो आप लोग वहां पे आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि सर वहां पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। कलर बदलने से हमको ये चीज पता चलती है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। चेंज इन टेंपरेचर। अगर आप आग जलाते हैं, अभी जाड़े हैं, सभी लोग आग से ताप रहे होंगे, अगर आप आग जलाते हैं उसके आसपास का टेंपरेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है वो जल रही है, उसका केमिकल चेंज हो रहा है, वो जल के कोयला बन रही है, कोयले से राख बन जा रही है, लेकिन वहां पे आपका चेंज इन टेंपरेचर आपको देखने को मिल रहा है अगर आग पे आग जल रही है। सो ये आग क्या है? ये आग आपको एज अ केमिकल रिएक्शन का सिंबल दे रही है कि भैया यहाँ पे कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का सिंपल एग्जांपल है कि अगर एक मोमबत्ती है वो जल रही है, मोमबत्ती जल रही है तो वो मोमबत्ती सॉलिड है, लेकिन जब वो जलती है तो वो लिक्विड बनती है, फिर से भैया सॉलिड बन जाती है। इसमें क्या है? इसमें थोड़ी चीजें आपको पढ़ने की है कि भैया कैंडल जब जलती है तो जो वैक्स है उसका वाटर बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अब वैक्स क्या है भैया? वैक्स सॉलिड है, सॉलिड से इसने वाटर बनाया जो कि एक लिक्विड है, इसने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना दी जो एक गैस है। यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा है, स्टेट बदल रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसे बहुत सारी आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी। केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। इस दुनिया में करोड़ों केमिकल्स हैं, करोड़ों केमिकल्स की भैया बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। केमिकल्स को याद करना, उनके नाम याद करना, विस्मत, जर्मेनियम, आपका मैग्नीशियम, आपका जो होता प्लूटोनियम, जितने सारे केमिकल रिएक्शंस है, पहली बात तो भैया बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इनके नाम कैसे लिखना है। तो इसलिए साइंटिस्टों ने बहुत आसान वे निकाला कि भैया आपको ये पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन ओनली राइट द सिंबल्स एंड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। तो इसलिए उन्होंने फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस कर दिए। जैसे भैया मैग्नीशियम
का फॉर्मूला है मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है भैया O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। तो ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने से ये फायदा होगा कि आप चीजों को आसानी से लिख पाएंगे, आप चीजों को एग्जाम में अपने तेजी से लिख पाएंगे। जब आप केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज डिनोट करते हो, दैट विल बी कॉल्ड दैट केमिकल इक्वेशन, उसे हम केमिकल इक्वेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, अब केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम पे आपको एक लॉ को फॉलो करना होता है, जैसे हम कहते हैं भैया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस हमें करना होता है। क्यों करना होता है भैया बैलेंस? क्योंकि हमारे सामने एक लॉ हमारे निकल के आता है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भैया इस दुनिया के जन्म होते टाइम, इस दुनिया के पैदा होते टाइम भगवान ने अगर आपको 100 ग्राम मास दे दिया तो रामला तुम उसमें 0.0001% भी मास उसमें से घटा नहीं सकते हो, एंड 0.0001% ऑफ द मास उसमें से प्लस भी नहीं कर सकते हो। यानी जितना मास है उतना ही रहेगा इस दुनिया के, जब से ये दुनिया बनी है जब तक ये खत्म हो जाएगी तब तक मास को आप चेंज नहीं कर सकते। दैट वी कॉल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी की वजह से आपको केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि वहां पे सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस आपकी बैलेंस होनी चाहिए। यहां पे एक आइंस्टीन की एक फेमस इक्वेशन भी आती है, हमारे आइंस्टीन चचा यहां पे आते हैं, E = mc²। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अगर कहीं पे ये मास लिखा है, मास ना लिख के यहां पे अगर भैया एनर्जी लिख जाए एनर्जी लिख जाए तो क्या ये सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भैया आइंस्टीन ने कहा है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास से एनर्जी कैसे बन सकती है? अरे भैया आपके घर में सिलेंडर आता है, सिलेंडर में एलपीजी होती है, एलपीजी गैस के फॉर्म में वो एक मास होता है, 14-15 किलो का सिलेंडर होता है, वो मास एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे आपके घर में खाना बन रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशंस के बैलेंसिंग पे आ जाएं तो भैया यहाँ पे ऐसे करके आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, 2 मिनट के अंदर केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस करना सीख जाओगे। कैसे? आपको क्या करना है भैया, जितने भी आइटम्स हैं उनको काउंट करने जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के इधर 4 आइटम है तो 2H2 प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 आइटम है तो यहाँ पे O2। यहाँ पे अगर ये 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर भी आपको देखना है कि भैया यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आइटम ऑक्सीजन के होने चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स है, ये चीज आपकी बैलेंस होनी चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस कहलाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है 2H2O, तो ये 2 किसके लिए है? ये वाला 2, ये वाला 2 किसके लिए मान्य होगा? ये वाला 2 पूरे के पूरे फॉर्मूले के लिए मान्य होगा। लेकिन अगर ये O के नीचे 2 लिखा है यानी O2 लिखा है तो ये 2 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है। ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर सामने कुछ लिखा है जैसे 2H2O तो ये 2 पूरे के पूरे फॉर्मूले के लिए लिखा गया है। इस सबको 2-2 करके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम 2 × 2 करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा नंबर 4 निकल के आ जाता है। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं? बहुत सारे तरीके की है, लेकिन क्लास 10 के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके के केमिकल इक्वेशंस पढ़नी है। नंबर 1 है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप आसान भाषा में मिलन कराने वाली रिएक्शंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया 2 एलिमेंट्स को पकड़ के एक कंपाउंड बना दिया जाता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे होते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के एक सिंगल कंपाउंड बना दिया जाता है। इसका दूसरा नाम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि भैया ये मिलन कराने वाली रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को पकड़ के एक कंपाउंड बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ के वाटर बना दिया, इसका कॉम्बिनेशन कर दिया, CaO प्लस में H2O मिला दिया, इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। भैया चूना मिल गया, चूने में पानी मिलाया, चूने का जो होता है एक लाइम बन गया, लाइम यानी कि स्लेट लाइम बन गया क्विक लाइम से, जो कि एक पत्थर है। पत्थर से आपने स्लेट लाइम बनाया जो कि आपने घर में आपने पान में खाते हुए अपने दादी दादा को देखा ही होगा। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को कर दो उल्टा 180 डिग्री, दैट वी कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको ऐसा कह सकते हो भैया बिछड़ कराने वाली रिएक्शन यानी तोड़ देने वाली रिएक्शन। अगर तुम्हारे किसी दोस्त के पास में एक और दोस्त है, मतलब तुम्हारी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है, अगर कोई चाहे कि तुम्हारी दोस्ती को तोड़ दिया जाए तो उसे क्या डालनी पड़ेगी? सर उसे एनर्जी डालनी पड़ेगी। यानी अगर दोस्ती को तोड़ना है, अगर किसी के बीच में बॉन्ड को तोड़ना है तो तुम्हें एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो एनर्जी आप डालोगे क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कराते टाइम पे। अगर बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हाँ भैया हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल को पलट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भैया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसको तोड़ने के लिए कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को तोड़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये टूटेगा तभी जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप हीट दोगे तो ये कहीं ना कहीं टूट सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पे टूटेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं टूट रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप हीट कितने तरीके से दे सकते हो, एनर्जी कितने तरीके से दे सकते हो भैया। सबसे पहले आप थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हो, यानी यहाँ आप हीट दे रहे हो, आप जो होता है वहां पे आग जला रहे हो, वहां पे आप टेंपरेचर को बढ़ा रहे हो, उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का सहारा ले रहे हो, आप किसी को झटका देके तोड़ रहे हो, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह लिया जाता है। अगर आप सनलाइट की मदद से कर रहे हो तो सनलाइट यानी कि फोटॉन्स, फोटॉन्स यानी कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो भैया फोटो यानी कि भैया फोटोन, फोटोन क्या है? लाइट की यूनिट है। आपको पता है, आपने लाइट में पढ़ा है कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में आपने पढ़ा है कि फोटोन इज
यूनिट ऑफ दी लाइट, लाइट का यूनिट है फोटोन, वहां से वर्ड निकल के आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस भी इसको कुछ कंडीशंस में कह दिया जाता है। तो फोटोलिसिस अगर आप करा रहे हो यानी कि आप सनलाइट की प्रेजेंस में उसको तोड़ रहे हो, क्लासरूम के अंदर इसके दो एग्जांपल आपको पढ़ने हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर वही सारी चीजें आ जाएंगी। FeSO4 को आपने हीट दी, टूट गया। CaCO3 को हीट दी, टूट गया। PbNO3, ये भैया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। PbNO3 को आपने हीट दी, PbO प्लस में 4Na2 प्लस में O2 बन गया। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि PbO का कलर क्या है, यहाँ पे येलो कलर का बनता है। अलग इलेक्ट्रोलिसिस की हम लोग बात करें यानी इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ही एग्जांपल आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज ऑफ द वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वाटर का आपको पता है H2 और O2 बन जाएगा, आपको पता है। NaCl की आपने जो होता है पिछली क्लास में पढ़ रखी है, NaCl की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉल्ट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है, Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है, 2Na और Cl2 गैस निकल जाती है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, फिर से यहाँ पे आपको दो ही एग्जांपल क्लास 10 के अंदर पढ़ने हैं, उससे ज्यादा कोई भी एग्जांपल आपको क्लास 10 के अंदर नहीं देखने हैं। फर्स्ट इज ऑफ द AgCl, AgCl का डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड का, यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन बनता है। लाइट में इसको जैसे ही रखोगे ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। अगर बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछ देता कि भैया सिल्वर क्लोराइड को लाइट में क्यों नहीं रखना चाहिए, इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर आपने उसको लाइट में रख दिया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। AgBr का क्वेश्चन आता है कि भैया एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हमने लाइट के अंदर रखा, सनलाइट के पास में रखा तो वो टूट गया और वहां से एक रेड ब्राउन कलर की गैस हमें निकलती हुई दिखाई दी, तो बताइए कंपाउंड क्या होगा। आपको आसानी से याद आ जाना चाहिए कि भैया हमने दो ही रिएक्शंस पढ़ी हैं, AgCl AgBr की। AgBr में हमें पता है कि भैया ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की गैस होती है। यहाँ पे हम टिक मारेंगे और अपने नंबर पक्के कर रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बच्चा पार्टी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे करके याद करना है, लेकिन आज की वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सारी की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। और डिटेल में जानना है तो आई बटन में जो कि बाद वन शॉट की लिंक दे रखी है वहां से जाके देख सकते हो, बहुत आसानी से मैंने वहां पे समझाया है। दिस इज ओनली फॉर द रिवीजन पर्सपेक्टिव, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा डिटेल का ऑलरेडी वन शॉट अपलोडेड है। तो डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जरा बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर रिएक्टिव एलिमेंट को तोड़ रहा होता है उसके कंपाउंड से। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सिनेमा के अंदर जितनी भी फिल्म्स बनती हैं उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर यही हो रहा होता है कि भैया एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक हीरोइन होती है। अगर फिल्म की हैप्पी एंडिंग है तो हैप्पी एंडिंग के तौर पे क्या हो रहा होता है कि भैया हीरो विलन की कर देता है धमाके कुटाई, और बहुत अच्छी तरीके से उसकी कुटाई करने के बाद में हीरोइन को ले जाता है और दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो यही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका पहला एलिमेंट है, इसको CBSE वाले इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, डोंट वरी, दोनों चीजें बात की आपकी काम एक ही करेंगी। ये जो सिंगल एलिमेंट है ये आपका हीरो है, हीरो हमेशा अकेला ही आता है, वरना जो होता है भीड़ में तो डैश लोग आते हैं, ठीक है। सो हीरो हमेशा अकेला ही आता है, तो यहाँ पे जो अकेला एलिमेंट है वो आपका हीरो है। और जो आपका कंपाउंड है, ध्यान रखिए जनाब, यहाँ पे स्पीड थोड़ी करते हैं स्लो, तो जो कंपाउंड है उसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, वो है आपका विलन, और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपकी हीरोइन है। तो क्या होगा सर? अरे सर हमको समझ में आया, बहुत अच्छी वाली धम कुटाई होगी, बहुत अच्छी वाली लड़ाई होगी, वॉर होगा। भैया वॉर होने के बाद में क्या होगा, हीरो हीरोइन के साथ में आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, प्लस में विलन हमारा अकेला रह जाएगा, टूटा फूटा भैया बैंडेजेस कराता हुआ विलन हमारा वैसे की वैसे ही रह जाएगा। तो भाई हमें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है, क्या नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिनेमा की जितनी भी स्टोरीज होती है उसको याद रखना है इधर दिमाग में, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कर देनी है, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। 100% ये चीज अप्लाई हो जाएगी। आप अपनी बुक में जाके देख सकते हो, सारी रिएक्शंस आपसे निपट रही होंगी। अगर हाँ भाई कोई एक रिएक्शंस नहीं निपटेंगी, वो क्यों होगा कि भैया अगर ऐसी रिएक्शन है जो नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। हम लोग अभी डिस्कस कर भी रहे होंगे फ्रॉम द मेटल्स चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भैया दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा होता है। कैसे? यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, दो ट्रिक आपको बता चुका हूं मैं, AB प्लस में CD इज इक्वल टू AD प्लस में CB। CB BC मत याद रख लेना भाई, नहीं तो भाई पटक मारूंगा ना, बम की तरह फाट जाओगे। AB क्या है, ये आपका पहला कंपाउंड है, CD क्या है, दूसरा कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल Na2SO4 है, BaCl2 है, तो हमें यहाँ पे A Na2 मिल रहा है, B हमें SO4 मिल रहा है, और C हमें Ba मिल रहा है, D हमें Cl2 मिल रहा है। क्या होगा, A D के साथ में आ जाएगा, NaCl बन जाएगा, और भैया C B के साथ में आ जाएगा यानी CB बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान से समझ में आना चाहिए कि भैया ये ट्रिक लगा के आप जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उसको आसानी से निपटा सकते हो। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ऑफ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इनको आप मिला देते हो दैट वी कॉल एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। क्या होता है दोनों चीजें? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ रही है जाके तो उसे हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं। दूसरा, अगर किसी एलिमेंट में से हाइड्रोजन हट रही है तो उसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन आके जुड़ रही है उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या किसी
एलिमेंट से हाइड्रोजन हट रही है उसे भी हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं। दूसरा आपकी रिडक्शन होती है, इसी भी दो डेफिनेशंस हैं। अगर इसका उल्टा कर दो भाई, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन निकल रही है उसे हम रिडक्शन कहेंगे, या किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन जुड़ रही है जाके उसे भी हम रिडक्शन कह रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपके केमिकल रिएक्शन दे रखी है ZNO प्लस में C ZN प्लस में CO। यहाँ पे ZNO का जो होता है रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है निकल के जा रही है C के पास में, तो C यहाँ का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे CO बन रहा है। अब यहाँ पे एक बार आपको याद रखना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। जिसका रिडक्शन हो रहा है सिंपल बात वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट है। बस इतनी चीजें। ऑक्सीडेशन के अगर हम लोग इफेक्ट्स की बात करें तो इसके दो इफेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? जंग लग जाना, जो लोहे की चीजें होती है उन पर जंग लग जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भैया कोरोजन हो गया लोहे का। रेंसिडिटी क्या होती है? अगर किसी भी खाने में तेल मौजूद है तो वो तेल तो कुछ देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो खाना सड़ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसकी रेंसिडिटी हो गई है। इसका प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो? उसको भैया नाइट्रोजन गैस कंटेनिंग पैकेट्स में रखो, जैसे कि चिप्स होते हैं आपके, वो नाइट्रोजन गैस कंटेनिंग पैकेट्स में आते हैं। BHA और BHI का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म क्या है मेरे को नहीं पता, ना आपको पता होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी, भैया बोर्ड में नहीं पूछी जाती है। सिंपल बात। तो यहाँ पे पहला चैप्टर होता है खत्म, बढ़ते हैं नंबर 2 चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने जैसे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि केमिकल्स बहुत सारे हैं, हमें से क्लासिफाई करना चाहिए, तो क्लासिफाई करते हैं हम लोग केमिकल्स को एसिड बेसिस या सॉल्ट्स के अंदर। एसिड क्या होते हैं? कुछ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं, बेसिस की अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉल्ट्स की अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने केमिकल को क्लासिफाई कर दिया। अब भैया केमिकल को हमने क्लासिफाई करा, हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं 5 तरीकों से। हम बता देते हैं कि भैया कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहां पे एसिड है मौजूद, कहां पे बेस मौजूद है? मैं आपके सामने पानी की तरह एक लिक्विड लेके आ जाऊं, आप उसको पानी पी समझ के पी गए भैया, आप वो निकला HCl, तो भाई हो गया सारा अंदर का मामला खत्म, टाटा बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं अगली जिंदगी में। वो वाले केस ना हो, इसलिए हमें जो चीजें पता होनी चाहिए कि भैया कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, जो चीजें हमें ये बता रही होती है कि कोई भी केमिकल एसिड या बेस है, उन चीजों को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। हाँ भाई, वही मोटरसाइकिल वाला इंडिकेटर जो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई भी आगे वाला चलने वाला बंदा वो लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा, ये आपको इंडिकेट कर देता है। ऐसी एसिड बेस है या एसिड है, ये हमें इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो इसे भी हम लोग इंडिकेटर्स ही कह देते हैं। कुछ 2 टाइप्स के होते हैं भैया, ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे भैया लिटमस, रेड कैबेज और टर्मरिक। लिटमस क्या करता है? ब्लू हो जाता है, लिटमस ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है एसिड के अंदर, और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है आपका बेस के अंदर। रेड कैबेज भैया रेड हो जाती है एसिड के अंदर और ग्रीन हो जाती है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। टर्मरिक आपका येलो ही रहता है एसिड के अंदर, लेकिन बेस के अंदर आते ही ये जो होता है रेड ब्राउन कलर आपको दे देता है। कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं जो आपके रिलेटेड है ऑल्फैक्टरी लोब से। ऑल्फैक्टरी लोब सर क्या काम करता है? हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ रखा है कि ऑल्फैक्टरी लोब हमें सूंघने में मदद करता है, तो जो हमें सूंघने में मदद करता है उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, जो अपनी स्मेल के जरिए हमें यह बता दे कि भैया ये एसिड है या बेस है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे भैया ओनियन या वनीला। ओनियन क्या करती है? आपकी लॉस्ट कर देती है स्मेल को बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, और जैसे ही इसको एसिडिक में डालोगे ये अपनी स्मेल को वापस लेके आ जाएगी। वनीला भी अपनी स्मेल को छोड़ देता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, और एसिडिक सॉल्यूशन में आते ही ये अपनी स्मेल को वापस लेके आ जाता है। तीसरे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, दैट इज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनको हम लोग लैब में अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। इनमें 2 ही आपको पढ़ने हैं, दैट इज द मिथाइल ऑरेंज एंड फ्लॉपथैलीन। मिथाइल ऑरेंज के लिए आपको एक ट्रिक याद है, माई एप्पल इज रेड, माई बनाना इज येलो, A फॉर एसिड, A फॉर R फॉर रेड, यानी कि एसिड में जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर देगा, बेस में येलो कलर देगा। फिनोल्फथैलीन की अगर हम बात करते हैं तो फिनोल्फथैलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर हमको ये दे रहा होता है। एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बाहरी तौर पे आपको देखने को मिलती हैं, वो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड की ये पता चलती हैं कि इनका सोर टेस्ट है, खट्टा है, भैया टेस्ट करके मत देखना। हाँ, आप जो होता है जो वीक एसिड्स होते हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हो, जैसे आपका CH3COOH है, कौन सा एसिड का नाम है बता रहा हूं, जरा हिंदी चैट बॉक्स बताओ कहां पे मौजूद होता है ये भी बताना, अभी तो मैं बता ही दूंगा। तो CH3COOH को आप टेस्ट कर सकते हो, सोर टेस्ट का होगा, खट्टा होगा। जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं ये भी हमें पता है। जो आयोनाइज हो जाता है वाटर में डालते ही और क्या प्रोड्यूस करता है? H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ऐसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन कह रहे होते हैं। अब भैया इसके हम लोग बात करते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा तोड़ू फोड़ू नेचर के हैं, तोड़ देंगे फोड़ देंगे सब खत्म कर देंगे। कुछ ऐसे टाइप ऑफ एसिड होते हैं, कुछ ऐसे टाइप ऑफ एसिड होते हैं जो वीक होते हैं, मतलब वो उतने ज्यादा तोड़ू फोड़ू नेचर के नहीं है। तो जो आपके वीक एसिड्स होते हैं, जो आपके वीक एसिड्स होते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कह रहे होते हैं, जैसे भैया एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। जो एसिड का मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था दैट इज ऑफ द एसिटिक एसिड CH3COOH। आपका लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, जो वीक एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, आप उन्हें चख के भी देख सकते हो। एसिटिक एसिड कहां मौजूद होता है? अरे सर हमको रियलाइज हो रहा है कि भैया क्या लेमन के अंदर ही मौजूद होता है। लेमन को तो हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं, दैट वी कैन टेस्ट एक्चुअली द एसिटिक एसिड, और ये कैसा होता है? खट्टा होता है। मिनरल एसिड क्या होते हैं भैया? मिनरल एसिड वो हैं जो तोड़ू फोड़ू नेचर के हैं, तोड़ देंगे फोड़ देंगे वो वाला नेचर रखते हैं, और इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, हार्मफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड भी किंग ऑफ एसिड होता है। अगर उंगली अंदर गई सल्फ्यूरिक एसिड में, बाहर कुछ भी नहीं आना है, हड्डी उड्डी सब गल जाएगी अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मिनरल एसिड कौन से एसिड होते हैं सर? वो जो बहुत ज्यादा टोड़ू फोड़ू नेचर के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की, तो भैया रिएक्शन करते हैं एसिड मेटल के साथ में, सॉल्ट बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे होते हैं। एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कर रहा होता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके भी वही काम करता है जो ये बेस के साथ में रिएक्ट करके करता है। एसिड बेस हो या मेटल ऑक्साइड हो, दोनों के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही बना रहा होता है। एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? आपका सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग फॉर्म कर रहे होते हैं। एसिड होते हैं, खत्म बातें हैं भैया बेसिस की तरफ। बेसिस क्या होते हैं भैया? कुछ ऐसी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इनको ऊपर से या चक्के या आप देख के बता सकते हो, वो आपकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये बिटर टेस्ट के होते हैं, अगर आप इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये कौन से आयन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? ये सर OH- आयंस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिड को, आपको पता है। सोपी होते हैं टच में, यानी कि साबुन की तरह महसूस करोगे अगर आप इनको टच करते हो। बेसिस जो होता है वाटर में जो सॉल्युबल हो जाए, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो उसे हम एल्कलाई कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट सारे के सारे बेसिस एल्कलाई नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे एल्कलाई बेसिस होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो एल्कलाई नहीं है। लेकिन जितने भी एल्कलाई हैं वो सारे बेसिस हैं, क्योंकि बेसिस वो जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलाई कहते हैं। प्लीज पीछे जाओ, एक बार फिर से सुनो मैंने क्या कहा। अब हम लोग बात करते हैं जरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करके आपका सॉल्ट ऑफ मेटल हाइड्रोजन गैस दे रहा होता है, जैसे सेम एज एसिड। भैया एसिड की जगह बेस कर दो, बेस की जगह एसिड कर दो, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करके वही कर रहा होता है जो एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करके कर रहा होता है। एसिड हो या बेस हो, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके भी वही काम कर रहे होते हैं जो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके कर रहा होता है। अगर आप एसिड और बेस को रिएक्ट करा दो वाटर में, तो वो आपका क्या करेंगे? वो आपका OH या H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। इसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक स्केल पढ़ रखा है, दैट इज नोन एज दी pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? pH स्केल हमें यह बताता है कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या वो कितना ज्यादा बेसिक है। जैसे अगर एग्जांपल सबसे ज्यादा हाइड्रोनियम H+ आयंस की अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि मींस कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन घट रही है, इट मींस कि वो सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक नेचर का होने वाला है। इसी के ऊपर भैया सोरेनसन ने एक pH स्केल को डिजाइन करा है, जिसमें 0 to 14 आपकी चीजें हैं। 0 से लेके भैया 4 तक आपका एसिडिक होता है, फिर ये थोड़ा सा न्यूट्रल कैटेगरी आती है, 7 आपका प्योर न्यूट्रल होता है, फिर आपका ये बेसिक होता है। यहाँ का एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं सारे, प्योर वाटर है, स्टोमक एसिड है, बैटरी एसिड है, ओवन क्लीनर है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH की अगर बात करते हैं भैया, अगर हमारी बॉडी का pH बिगड़ जाए तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर सॉइल का pH बिगड़ जाए तो सॉइल में आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो उग नहीं रही होंगी। सॉइल में जो क्रॉप्स हैं वो एक स्पेसिफिक pH तक ही उग रही होती हैं। pH हमारा डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे स्टोमक का pH बिगड़ जाए तो हमारा डाइजेशन नहीं होगा। अगर हमारे माउथ का pH बिगड़ जाए तो हमें टूथ डिके हो जाने की पूरी चांसेस होती हैं। एसिड बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम सॉल्ट कह रहे होते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट की। 3 नेचर होते हैं सॉल्ट के, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड जो होता है बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू नेचर का है, बेस आपका कमजोर है, तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड कमजोर नेचर का है, बेस बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू नेचर का है, तो जो सॉल्ट बनता है वो आपका बेसिक सॉल्ट होता है। न्यूट्रल कब बनता है? दोनों ही तोड़ू फोड़ू नेचर के मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल नेचर का बनता है। कॉमन सॉल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, आपको पता है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? NaOH में आप क्या करो, HCl मिला दो तो आपको NaCl मिल जाता है, जो कि ये कॉमन सॉल्ट है। आपको यूजेस पता है कि भैया इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल किया जाता है, आइस को मेल्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है, सोप में मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका सॉल्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस क्या होती है? क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस के अंदर हम लोग NaCl में पानी मिला देते हैं तो हमें NaOH मिल रहा होता है। जैसे हमने NaOH प्लस में HCl की रिएक्शन कराई थी तो हमें NaCl मिल रहा था, ऐसे हम NaCl में पानी को मिला देंगे तो हमें फिर से NaOH मिल रहा होता है, और Cl2 और H2 गैस हमें इवॉल्व होती हुई दिख जाती है। इनके अलग अलग यूजेज हैं, जैसे कि H2 का फ्यूल्स में यूज होता है, Cl2 का भैया वाटर ट्रीटमेंट, मेकिंग ऑफ अमोनिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, क्लीनिंग, ये सारे यूजेज आप पढ़ सकते हो। ये नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पढ़ाई मजा के ऊपर। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम लोग बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर आपका
इस प्रोड्यूस किया जाता है भैया क्लोरीन को और यानी कि स्लेग लाइम को रिएक्ट करा के हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaO Cl2 प्लस में H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है जब इसकी फॉर्मेशन आप कर रहे हो। इसके यूजेस ब्लीचिंग के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉटन लिनन को आप इसको ब्लीच कर सकते हो, साफ कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भाई इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में। ये इंपॉर्टेंट इसका यूज है, इसको आप याद कर सकते हो, बोर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। कैसे इसको फॉर्म करते हैं भैया, NaCl वाटर CO2 NH3 यानी कि अमोनिया के आप रिएक्शन करा दो तो आपको NH4Cl मिलेगा यानी अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भैया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा अलग है, बेकिंग सोडा अलग है। बेकिंग सोडा का यूज भैया एंटासिड में होता है यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में होता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। और ब्रेड और केक को फ्लफी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है कि ब्रेड्स और केक को फ्लफी कौन बनाता है, आंसर इज शुड बी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ये डेकाहाइड्रेट जो होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है सर, जैसे चीनी होती है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आती है, उसके अंदर भी कुछ वाटर मौजूद होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो इनको क्रिस्टल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर होता है जो किसी भी चीज को क्रिस्टल फॉर्म में बनाए रखने की काबिलियत रखता हो, यानी बस उतना ही वाटर चाहिए उसके अंदर जो उसको क्रिस्टल बनाए रखे। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी क्रिस्टल की फॉर्म में आती है तो वो वाटर जो उसको क्रिस्टल बनाए हुए है उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे होते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग Na2CO3.10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम लोग फॉर्मेशन कैसे कर रहे होते हैं, यानी Cl को वाटर CO2 NH3 के साथ में रिएक्ट करो, NaHCO3 मिलेगा, इसको हीट करो भैया Na2CO3 और ये मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जोड़ दो Na2CO3.10H2 आपको मिल जाएगा। इसका यूजेस ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज में, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम लोग बात करते हैं, POP होती है, इसका फॉर्मेशन आपका जिप्सम से कर रहे होते हैं। जिप्सम को 100 डिग्री पे अगर आप हीट अप कर देते हो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। 2H2O यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब आप इसको हीट अप कर रहे होते हो तो हाफ H2O निकल जाता है, हाफ H2O जो बचता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहा होता है। POP का इस्तेमाल आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हॉस्पिटल में किया जाता है, इसको बोन की सेटिंग करने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए। जो सीलिंग में POP लगती है वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयर टाइट गैप्स को इसको सील करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमें ये पता है कि बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जिसे हमने क्लासिफाई कर रखा है। जैसे हमने केमिकल्स को क्लासिफाई करा था एसिड और बेसिस के अंदर, ऐसे ही एलिमेंट्स हैं उसे हमने क्लासिफाई कर रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर। मेटल्स के अलग केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स के अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जो दोनों के बीच का है मेटलॉइड है, यानी कि वो ना नॉन मेटल है ना मेटल है, दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज को शो करता है, कभी मेटल कभी नॉन मेटल, उसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। यानी कि वो जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटलॉइड्स के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी पोलोनियम, ये सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो मेटल्स भैया आपके आसपास हैं, आपके पास एक चीज उठा लो भैया, पेन उठा लो, सॉलिड है भैया, सॉलिड होते हैं मेटल्स, हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, लचरस होते हैं। लचरस क्यों होते हैं भैया, शाइनी होते हैं। शाइनी यानी इनमें चमक होती है। चमक क्यों होती है, जब इनके ऊपर लाइट पड़ रही होती है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि चमक रहे होते हैं, जो कि वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी आपको चमक की फॉर्मेट में दिखाई रही होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, सही बात है, अगर इसको आप पिघलाने जाओगे तो आसानी से नहीं पिघल रहा होता है। गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सॉकेट में उंगली डालोगे तो वो सॉकेट काय का है, मेटल का बना हुआ है। सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगी, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट आपका हो जाएगा। हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी यानी कि बहुत ज्यादा इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में ये लोग होते हैं। ये मैलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। मैलिबल यानी कि इनको आप मल सकते हो, इनको आप मल के एक पतली सी शीट बना सकते हो। अरे वही शीट जो एल्यूमिनियम फॉइल आप रोज सुबह खाने में रख के ले जाते हो, जहां खाना जिसमें रख के ले जाते हो, एल्यूमिनियम फॉइल वो क्या है, मेटल ही है। मेटल को मल के यानी कि उसको पीट पाट के उसको शीट बना दिया गया, वो आपकी मैलिबिलिटी है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में से जो होता है डक्ट को आप अलग निकाल दो। डक्ट क्या होती है, नस होती है सर। नस की तरह आप इनको खींच सकते हो, मतलब इनको आप वायर की फॉर्मेट में खींच सकते हो। कॉपर के वायर आते हैं, एल्यूमिनियम के वायर आते हैं, आयरन के वायर आते हैं, तो ये सारे क्या है, मेटल की डक्टिलिटी की वजह से आ रहे होते हैं। इन दी कमेंट सेक्शन आपको ये बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है उसका नाम बताना है इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट ये सोनोरस होते हैं, यानी कि सारे के सारे रस निकालते हैं ये लोग। सारे का पता नहीं सा टन वही वाली घंटी में जब आप इसमें मारते हो तो मारने से क्या होते हैं, इनमें से रस निकलते हैं, इनमें से साउंड निकलता है, इसलिए हम लोग इसे सोनोरस कह रहे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की अपोजिट ऑफ द मेटल्स हैं भैया। नॉन मेटल जो होता है सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं।
नॉन मेटल्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, मेटल्स भले को स्ट्रांग है लेकिन नॉन मेटल्स को जैसे ही करोगे अलग हो जाएगा, ब्रिटिल है भैया, ब्रिटिल यानी कि चूरा बन जाता है इनका, ठीक है, लस्टर नहीं होता है। बट आयोडीन जो होता है वो लस्टरस है। अच्छा, अगर हम लोग मेटल्स की एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन भैया मरकरी लिक्विड स्टेट में हम लोगों को देखने को मिल रहा होता है। मेटल्स हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से भी काट सकते हो, उतने ज्यादा ये मतलब हार्ड नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। गुड कंडक्टर्स हैं, लेकिन लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। सारे के सारे नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं है, लेकिन आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर आपको देखने को मिलता है। लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो डायमंड है, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। पूरा कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन भैया ग्रेफाइट अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कार्बोनेटेड कंपाउंड में कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनरस। चलो बहुत बढ़िया बात है। मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं जरा ऑक्सीजन के साथ में, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके उनका ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भैया अगर आप एक लोहे की चेन लेके आ जाओ, उसे ऑक्सीजन या वाटर के साथ में रिएक्ट करा दो तो वो रस्ट बन जाएगा, Fe2O3 यानी कि आयरन का ऑक्साइड बना दिया, ये आपका रस्ट बन गया है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर को आप लोग जो होता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराओ तो वो ये हरा हरा सा बना देता है, जो कि COH का ओल्ड वाइस प्लस में कॉपर कार्बोनेट भी ये बन जाता है। सिल्वर के तौर पे अगर मैं सिल्वर की बात करूं, चांदी की बात करूं तो चांदी टार्निश हो जाती है। टार्निश की होती है भैया चांदी ऑक्सीजन के साथ में और हेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करके Ag2S बना देती है, जो कि पीले कलर का होता है। इसे टार्निश सिल्वर कहते हैं। चांदी का चमचा है, 2 मिनट का काम है, क्या करना है, उबलते हुए पानी में से जो भापें निकल रही उसमें जरा सा दिखा देना चांदी का चमचा, तुरंत के तुरंत पीला पड़ जाएगा, उसे हम लोग चांदी की रिएक्शन कहते हैं। चांदी कुछ ऐसे से ऐसी बन जाएगी, टार्निश हो जाती है। अगर मेटेलिक ऑक्साइड्स की हम लोग बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड सारे के सारे आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि मेटल और आपके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जितने भी मेटल ऑक्साइड बनते हैं सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि आपके बेसिक नेचर के होते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम का एग्जांपल लेने वाले हैं। एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम बहुत बड़ा दोगला है। दोगला बोले तो अगर ये इसको एसिड के सामने छोड़ दोगे तो ये बेस की तरह बन जाएगा, अगर इसको बेस के सामने छोड़ दोगे तो ये एसिड की तरह बन जाएगा। दोनों केस में ये अपना ऑक्साइड बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे Al2O3 जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, उसे हम लोग HCl के साथ में रिएक्ट करा दें तो वो तब भी अपना सॉल्ट और वाटर दे देगा। लेकिन अगर Al2O3 को हम लोग बेस के साथ में रिएक्ट करा दें तो भी सॉल्ट और वाटर देगा। लेकिन अगर आपने एसिड बेसिस पढ़ रखा है, अभी आपने रिवीजन करा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, उसमें आपने पढ़ा है कि अगर हम लोग एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तभी हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एसिड के साथ में तो ये तो भैया बेस बन गया। फिर अगर हम लोग इसे बेस के साथ में रख रहे हैं तो भैया ये तो एसिड बन गया, यानी दोगला है। दोगला है तो भैया दोनों नेचर को दिखा रहा है, दोनों के नेचर में ये सॉल्ट और वाटर आपका बना देगा। चलो भाई ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर के साथ में। वाटर के साथ में रिएक्ट करके अपना हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रो के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना देंगे, अरे सर सही बात है, हाइड्रोक्साइड बना देंगे और H2 गैस निकल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आप रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ोगे। रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है मेटल्स की, यानी कौन कितना तोड़ू फोड़ू है, कौन कितना शांत है, कौन साधु संत है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही हमारा आयरन है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क पड़ जाएगा अगर उसको स्टीम के साथ में रिएक्ट करा दिया जाए। स्टीम यानी कि वाटर का भाप बना दी जाए। स्टीम के पास में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो आयरन स्टीम के साथ में रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। अगर मेटल्स की रिएक्शन की बात करें भैया एसिड के साथ में, तो मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके अपना क्लोराइड दे देते हैं और H2 गैस को फॉर्म करते हैं। अपना क्लोराइड हो या सल्फाइड हो, कुछ भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कि भैया आप किस एसिड से रिएक्ट करा रहे हो। लेकिन यहाँ पे H2 गैस निकलती है। अगर हम लोग ये देखें कि भैया हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिवॉल्व नहीं होगी, अगर आप मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराओ। ये आपको यहाँ पे सेट करना है कि अगर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? इसलिए नहीं होगी क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व आउट ऑफ द रिएक्शन। मतलब कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन से निकल रही है उसको दोनों को पकड़ेगा, वाटर बना देगा। अरे भाई इसलिए भैया वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, नाइट्रिक एसिड के केस में वाटर बन जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसी सीरीज की बात आ गई है। याद करने का तरीका सभी को पता है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों नहीं मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों नहीं मिली क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्यों नहीं होगा, क्यों मिली सिल्वर ऑडी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मिली यानी कि मरकरी, सिल्वर यानी ये और ऑडी यानी कि
AU यानी गोल्ड। अब इसमें हम लोग समझ क्या सकते हैं, जो ऊपर के मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, MR है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो रामलाल तुम्हें ये चीज समझ में आना चाहिए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ नेचर के होते हैं, जैसे भैया सोडियम है, पोटेशियम है। इनको हवा में भी रखोगे ना, हवा से ऑक्सीजन को खींच लेंगे, आजा भाई रिएक्शन करते हैं, इतने ज्यादा तोड़ फोड़ नेचर के भैया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, आग ही जलने लगेगी। हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व होगी, ऑक्साइड बनता है एक तो इनका, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो आग ही पकड़ लेती है, इसलिए अगर इनको हवा में भी नहीं रखा जाता, इसको स्टोर किया जाता है ऑयल के अंदर, जैसे कि इनको ऑक्सीजन की भी सप्लाई ना हो रही हो। फिर ये आपके जो होता है मीडियमली रिएक्टिव मेटल्स हैं, आयरन देखो यहाँ पे आता है, इसलिए आयरन स्टीम के साथ में रिएक्ट कर रहा होता है वाटर की। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन करा रहे होते हो तो ये कंपाउंड बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं भैया आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है भैया, प्लस माइनस आयंस की वजह से जो कंपाउंड बन रहे होते हैं उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि भैया मेटल्स हैं बहुत बड़े दान देवता, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं डोनेट। नॉन मेटल्स क्या चाहते हैं, नॉन मेटल्स चाहते हैं आजा 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 आजा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na के पास में आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहा होता है, Na के पास में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और Cl के पास में, जो Cl एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों भैया इन्हें इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, अरे वो हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी तो अटेंड करना है। नोबल गैस कौन सी गैसेस होती हैं, वो गैसेस होती हैं जो जिनको कोई फर्क नहीं है, वो दुनिया से ऊपर उठ चुकी हैं। अब वो साधु संत महाराज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करो क्या नहीं कर रहे हो, इन्हें वो बनना है। वो बनने के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी कि बाहरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो Na के पास में कंडीशन क्या है कि उसके अंदर ही शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो कहेगा अरे जा भाई तू निकल, मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बाहर, मेरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा पक्का। वो 1 इलेक्ट्रॉन उठा के Cl को दे देगा। जब वो Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो NaCl एक कंपाउंड बनता है जो काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि दोनों के पास में इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, जो कि है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब दोनों अटेंड कर चुके हैं तो एक कंपाउंड बनाएंगे जो काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ये स्टेबल कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स कह रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एटम है वो प्लस आयन माइनस आयन की वजह से एक दूसरे में जुड़ा होता है। यानी कि आपको पता है प्लस माइनस चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो एटम्स का एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा होता है। जैसे Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो प्लस माइनस के इंटरैक्शन की वजह से एक यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है। आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके पास में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। हाइड्रोजनिक कंपाउंड्स के जो होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कैरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। पोलरिटी इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करती है, प्लस माइनस चार्जेस इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं हो रहे होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी नहीं होती है। अगर हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन भी इसी रिएक्टिविटी सीरीज से आपको समझ में आ जाएगा। जो ये लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं ये आपको खुले मिल जाएंगे नेचर के अंदर, क्योंकि भैया ये साधु संत महाराज हैं, कोई भी इनके साथ में आकर रिएक्शन करना चाहेगा, कोई भी अगर पत्थर उत्थर आके रिएक्शन करना चाहेगा वो मना कर देंगे, भाई मुझे कोई तुमसे वास्ता नहीं है, मैं क्यों करूं तुमसे रिएक्शन, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये उसको मना कर देंगे, तो आपको फ्री नेचर में मिल जाएंगे। लेकिन ये वाले जो है मॉडरेटली रिएक्टिव, ये आपको इनकी सल्फाइड या जो होता है आपकी इनकी ऑक्साइड ओर्स मिलती हैं, जिसमें से आपको इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। हाई रिएक्टिविटी वाले आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल और क्या होती है, और वो चीज होती है, वो पत्थर होता है जिसके अंदर मेटल मौजूद होता है, और उसका एक्सट्रैक्शन पॉइंट है जहां से वो मेटल निकल रहा होता है। लेकिन मेटल के साथ साथ में उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी मिली होती हैं, जैसे हम लोग गंगू नहीं गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कुछ लोग गंगू कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स होते हैं। गैंग पार्टिकल्स वो इंप्योरिटीज होती हैं जो उसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम लो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे कि भैया आपका कॉपर जो होता है मरकरी का ओर होता है, जिसे हम लोग सिनेबार कहते हैं, HGS को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप इसको हीट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में आप हीट करा रहे हो तो हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग होती है भैया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कराना। कैल्सिनेशन होता है, ऑक्सीजन की काल पड़ गई, काल यानी काल पड़ गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करा रहे होते हो उसे हम लोग कैल्सिनेशन कह रहे होते हैं। तो HGS का सबसे पहले तो आप रोस्टिंग कराओगे, फिर इसकी कैल्सिनेशन करा दोगे, आपको मरकरी मिल जाएगा। जैसे आपके Cu2S है जो कि कोर है कॉपर की ओर का भी आप सबसे पहले जो होता है रोस्टिंग कराओगे, फिर इसका इसी के साथ में रिएक्शन करा के आपको कॉपर मिल रहा होता है। मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग बात करें एक्टिविटी या रिएक्टिविटी
सीरीज, दोनों बातें एक ही हैं। ZnS की ओर है, ZnS को आप हीट कर रहे होते ZnO मिल रहा होता है, इसको आप रिड्यूस करा दोगे ZnO को रिएक्शन कराओगे, हीट करा दोगे, आपको मिल जाएगा Zn प्लस में O2 जो कि जिंक मेटल बन रहा होता है। अब जो मेटल मिला, अब हमें उसको रिफाइन करना है, तो रिफाइन करने के लिए हम लोग एक मेटल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं भैया इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एनोड है वो कि इम्प्योर मेटल से बना होता है, यानी वो जो इम्प्योर मेटल आपको मिला है उसको एनोड के तौर पे टांग दो। आप जो कैथोड है उसको प्योर मेटल की स्ट्रिप रखो, प्योर मेटल की स्ट्रिप। अब क्या होगा, यहाँ पे उसी मेटल का सॉल्ट है, जैसे यहाँ पे हम लोग कॉपर की बात कर रहे होते हैं, तो कॉपर के जो आयंस हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चालू करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से कॉपर के आयन टूट के सॉल्यूशन में आने लगेंगे, और कॉपर को जो ये माइनस है जो कि कैथोड है, कॉपर 2+ को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जो कि प्योर मेटल होगा उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो इंप्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाएंगी, जिसे हम लोग एनोड मड कह रहे होते हैं। एनोड मड, एनोड की मिट्टी, वो मिट्टी क्या होती है, वो इंप्योरिटीज हो रही होती हैं। अब मेटल्स जितने भी हैं वो कोरोड होते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ में उसमें ऑक्सीजन और आपकी हवा रिएक्ट करती है और उसके रस्ट बना देती है, उसको चूरा बना देती है। उससे बचाने के लिए क्या करना होता है, उससे बचाने के लिए गैल्विनेशन कर रहे होते हैं। गैल्विनेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग, गैल्विनेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, और जी को ना पढ़ो, जेड से पढ़ो इसको, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, जी यानी गैलियम नहीं है, जी यानी कि जिंक है यहाँ पे, तो जिंक की कोटिंग कर रहे हो तो आप स्टील या आयरन आर्टिकल्स को आप इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। एलॉय क्या होता है, एलॉय आप ऐसा कर सकते हो कि भैया मेटल्स को किसी और मेटल के साथ में फॉर्म कर दो, किसी और मेटल के साथ में मिला दो, तो वो एलॉय बन रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल निकल और क्रोमियम को मिला दोगे आयरन के साथ में तो वो स्टील देगा। अगर ब्रास जो है वो एक एलॉय है कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन को मिला दिया तो आपको ब्रास मिल गया, जिसकी अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बन जाता है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिवीजन खत्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड इट इज गोना बी लास्ट चैप्टर ऑफ द रिवीजन सीरीज। चलिए, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए जरा इसकी बात करते हैं। कार्बन क्या है भैया, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया में मौजूद है, बल्कि हम भी कार्बन ओरिजिन के ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जितने भी लिविंग सब्सटेंसेस है सारे के सारे कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड हैं। जैसे 18% ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी 18% कार्बन से बनी है, और हमारा कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंस है भैया, कहीं पे ना हो के भी यह हर जगह मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 0.0% कार्बन मौजूद है अर्थ क्रस्ट में, 0.02%। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कितना कम कार्बन मौजूद है, लेकिन अभी तक निकल रहा है कोयला, कितना ज्यादा कोयला मौजूद है, 0.02% ऑफ कार्बन है भैया। इतना कम कार्बन कहीं पे ना होते हुए भी ये हर जगह मौजूद है। 0.03% कार्बन एटमॉस्फेयर में, अरे इतना कम कार्बन है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से इकोनॉमिक टेंपरेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से इकोनॉमिक टेंपरेचर बढ़ रहा है, पूरा का पूरा ग्लोब का टेंपरेचर बढ़ रहा है भैया। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कितना कार्बन मौजूद है, अरे सर हमको रियलाइज हो रहा है 0.03% कार्बन मौजूद है। कार्बन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होने की वजह से इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, बॉन्ड एक वो टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं जिसमें भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। जैसे हमने भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ रहा कि हमें मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा अभी हीरा, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, इस हीरा, नीना और नीना के जेरोक्स रंगीन करने के लिए हमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओहो हो सर, तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या हम ये कह सकते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले? अगर कर लेगा तो C4- चार्ज आएगा। C4- चार्ज को कार्बन का जो ये न्यूक्लियस है वो संभाल नहीं पाएगा और फट जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, डोनेट कर दे, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, लेकिन C4 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। भैया दोनों कंडीशन में कार्बन को तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर पाए। इसलिए कार्बन क्या करता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को देता है। वो कहता है भैया किसी और एलिमेंट के साथ में मैं पकड़ लेता हूं। कार्बन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं भैया? शेयरिंग के बॉन्ड होते हैं। जैसे आप अपना स्कूल में जाकर टिफिन शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ में, वही वाली शेयरिंग होती है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो भैया कार्बन हाइड्रोजन को बुला लेता है। हाइड्रोजन के पास में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने पढ़ा हीना, नीना और करीना तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 हो या तो सर 8 हो। तो हाइड्रोजन सोचता है अरे भाई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट बन गया। यहाँ पे इसके साथ में इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ना तो अब ये इसके हुए ना तो ये इसके हुए, ये दोनों के हैं। यानी अगर मैं कहूं तो ये इस तरीके से बाउंड करने चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। इन्फिनिटी ऑर्बिट में ये लोग
रोल करते हैं, यानी दोनों के हैं भैया, ना तेरा ना मेरा, दोनों लोगों के हैं। तो ऐसे भैया अगर ये 4 बॉन्ड बना दे तो इसके क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हमें रियलाइज हो रहा है हाँ हो जाएंगे। इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो कार्बन भैया इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहा होता है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड करे तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, क्योंकि हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये क्या करता है, कहता है भैया एक और हाइड्रोजन आ जा, दोनों लोग साथ में शेयरिंग स्केयरिंग करते हैं, इसलिए भैया आपको H नहीं मिलता है, नेसेंट हाइड्रोजन नहीं मिलता है। ऑक्सीजन के केस में भी ये है, ऑक्सीजन भी आपका अकेला नहीं रह सकता, ये भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसकी जरूरत होती है इसे, ये भी एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड करके O2 बना लेता है। नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिनोट करते हैं भैया ट्रिपल बॉन्ड से, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहे होते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। अब जो कार्बन है इसकी ये जो कोवलेंट बॉन्ड वाला नेचर है, इसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। जैसे सबसे पहले इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी निकल के आती है, यानी कि कार्बन अपने ही साथ में बॉन्ड बना के लाखों कंपाउंड बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जो होता है अपने साथ में बॉन्ड बना के अपनी चेन बना बना के भाई साहब लाखों कंपाउंड उसने बना दी और हमारी मुश्किलें बढ़ा दी, जिसे हम लोग कहते हैं भैया कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यानी कार्बन जो होता है वो बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है अदर आइटम्स के साथ में जो कि कार्बन के ही हों। यहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। अब जो कार्बन है इसके कुछ एलोट्रॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं सर? अलग अलग फॉर्म, यानी एक एलिमेंट है उसके अलग अलग फॉर्म जब एग्जिस्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसे हम लोग एलोट्रॉप्स कह रहे होते हैं। जैसे कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट के बारे में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक दूसरे लिए 2 लेयर हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है जब पेंसिल्स में मौजूद होता है, पेंसिल में जब मौजूद होता है तो उसे आप अगर अपनी उंगलियों में लगा लो तो उंगलियां आपकी फिसलने रखती हैं, वो ग्रेफाइट का आपकी प्रॉपर्टी होती है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है भैया, हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि यह कार्बन से ही बना है। कार्बन का 4 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर है, ज्वेलरी ओरली में इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारे फ्लोरीन साहिब है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन हमारा न्यूली डिस्कवर्ड कार्बन का एटम है। ये लिक्विड स्टेट में होता है आपका रूम टेम्परेचर पे, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। 20 6 मेंबर रिंग है, 12 5 मेंबर रिंग है, बस इतना सा याद कर लेना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3 या 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अगर आइसोमर्स की हम लोग बात करें, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स भैया कुछ नहीं होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अलग अलग शक्ल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, मैंने ये कार्बन को यहां से थोड़ा इधर लगा दिया, ये आइसो ब्यूटेन बन गया। आइसो क्यों बन गया सर? अरे यहाँ पे वी का स्ट्रक्चर बन रहा है, जहां पे वी का स्ट्रक्चर दिखे वहां पे नाम से पहले आइसो लगा देना, इतना सा काम हो जाएगा। जहां पे प्लस का स्ट्रक्चर दिखे, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखे, यानी कि अगर मैं इसे तोड़ता, इसे यहां लगा देता, ठीक है, और इसे निकाल के बाहर फेंक देता, तो ये प्लस का स्ट्रक्चर बन रहा था, तो इसे हम लोग नियो कहते हैं, यानी यहाँ पे नियो ब्यूटेन लिखते हैं। मैं अब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अगर जो भी कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग से बना है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनसे हम 3 में क्लासिफाई कर रहे होते हैं, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आपके सैचुरेटेड होते हैं। ये सैचुरेटेड बोलते ही मेरे आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, सर सैचुरेटेड बोला यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। एल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं, क्या सर ये अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है यानी इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। हाँ सर इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ये इनकी होमोलोगस सीरीज होती है। अभी हम लोग जो होता है जब कार्बन की नेमिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा होमोलोगस सीरीज क्या होती है। फिलहाल आप लोगों ने पढ़ रखी है। होमोलोगस सीरीज में ये चालू होता है आपका मीथेन से, मेथोप्रोब्यूट से ये चालू होता है, तो इसमें इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि एक कार्बन है जिसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। क्या बताओ ये आपका जो होता है आपका, क्या ये पॉसिबल है एल्केन के लिए? तो आप यहाँ पे डाल के देख सकते हो क्या ये एल्केन के लिए पॉसिबल है या नहीं है। फिलहाल ये एल्कीन्स के लिए पॉसिबल है, एल्केन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये चालू होता है N1 2 3 4 से, ठीक है। एल्कीन्स में मीथेन स्टेबल नहीं होता है, मीथेन आपको सिर्फ मीथेन मिलेगा, मीथीन या मिथाइन नहीं मिल रहा होता है। तो एल्कीन्स के अंदर ये इथीन होता है जिसमें ये चीज आपका होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होता है, जहाँ पे
N2 से चालू हो रहा होता है। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, यानी समझ में आना चाहिए। ऊपर +2 है, फिर 2 घटा दिया, फिर 2 घटा दिया, ये चीज सारी हो रही होती है। नॉमेनक्लेचर IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC सारी के सारे कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहा होता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो IUPAC ये कहता है कि भैया सारे कार्बन कंपाउंड्स को हमें पता तो होना चाहिए कि इनके अलग अलग नाम होने चाहिए। इनके अलग अलग नाम करने के लिए हम एक नॉमेनक्लेचर ही बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। जैसे ये कार्बन कंपाउंड है, हमने इसका नाम रखा भैया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों? क्लोरो क्या है? इसका प्रीफिक्स है, यानी कि भैया ये जो है ये इसका मेन वर्ड है। इससे पहले कुछ लगता है, इससे बाद में कुछ लगता है। जैसे मेन वर्ड क्या होता है? मेन वर्ड में आपको क्या करना है? कार्बन नंबर काउंट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके 3 कार्बन है, 1 2 3, इसे आपने काउंट करा तो 3 कार्बन को आपने जब काउंट करा उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड रूट इस्तेमाल होते हैं। ये आपने पढ़ रखे हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक, ठीक है। 10वीं तक पढ़ना है, उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। अब जो प्रीफिक्स के तौर पे इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते, तो प्रीफिक्स के तौर पे आप अगर हेलोजन ग्रुप या लगा है, ClBr लगा है, तो आप क्लोरो या ब्रोमो लगा रहे होते एज अ प्रीफिक्स के तौर पे, यानी कि वर्ड से पहले। देखो जैसे यहाँ पे Cl लगा है, ये आपका क्या है? ये हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप से है, हेलोजन है यानी इसका प्रीफिक्स होगा क्लोरो, होगा, क्लोरो लग गया। अब एन जो होता है ये आपका एल्केन, एल्किन एल्काइन से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा एल्केन, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे सफिक्स के तौर पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला लगा देंगे, एल्केन लगा देंगे, काम हो जाएगा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड्स की वो सीरीज होती है जो कि CH2 एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जो डिफर कर रही होती है, उसे हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, यहाँ पे फर्क आएगा CH2 का, यानी कि 14 एटॉमिक यूनिट का फर्क आता है, 14 AU का फर्क आ रहा होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलती है कंबशन। कार्बन कंपाउंड जल जाते हैं। कार्बन कंपाउंड जब जलते हैं तो 2 तरीके की फ्लेम्स देते हैं। अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो आपको ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो आपको येलो फ्लेम देखने को मिलेगी, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन अगर आप करा दोगे, ऑक्सीडेशन करने के तौर पर जैसे भैया ये जो इथेनॉल है ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर जो अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाता है आपका एसिटिक एसिड में, यानी कि आपका एसिड के तौर पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए आपके एनसीईआरटी में एक सिंगल रिएक्शन गिवन है, इसी को रट्टा मार लो, काम हो जाना है, इसके बाहर कुछ नहीं आना है ऑक्सीडेशन के अंदर। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि जब आपको इसको रिएक्ट करा रहे होते एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आप जब रिएक्ट कराओगे तो इसका ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। जब बॉन्ड टूटेगा तो 2 और निकलेंगे, 2 निकलेंगे, वहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और R जुड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे बीच में से काट दो तो 2 इधर 2 इधर खड़े होंगे, बस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को जोड़ देना, ठीक है। बस ये हो रहा होता है आपका एडिशन रिएक्शन के अंदर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपके स्कूल में जब एक टीचर अब्सेंट होता है तो दूसरे टीचर का क्या लगता है? अरे सर दूसरे टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, हमें गेम जाने को मिल जाता है। तो ऐसे ही होता है। मीथेन है, मीथेन में क्या हो रहा है? Cl का क्या हो रहा है? यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे Cl का क्या हो रहा है? यहाँ पे Cl का सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, यहाँ पे H को रिमूव करा, Cl को जोड़ दिया। पर कब कहते हैं? देखो भैया कार्बन की 3 पोजीशन होती है, एक ऑर्थो पोजीशन होती है, एक मेटा होती है, एक पैरा होती है। अगर तीनों पोजीशन पे जब हम Cl को लगा देंगे तो हम उसे पर कहेंगे, अगर ऊपर लगा है तो हम उसे ऑर्थो कहेंगे, ऑर्थो क्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पे लगा है तो हम उसे कहेंगे भैया मेटा क्लोरोमीथेन। अगर नीचे की तरफ लगा है उसे हम लोग कहेंगे पैरा क्लोरोमीथेन, पैरों की तरफ अगर लगा हुआ है। अब आपके इथेनॉल, इथेनोइक एसिड है, इनकी आपको प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, या आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया है, क्वांटिटेटिव इसका आइडिया नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। यानी ये जो रिएक्शंस है ये ओनली फॉर योर रेफरेंस दी गई है, इसमें से कोई रिएक्शन आपसे नहीं पूछी जाने वाली है। सोप्स क्या होते हैं भैया? आपको पता है, सोप यानी कि धुलाई करने वाला सोप जिसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑप्शन अपना कपड़ों को साफ करने के लिए। तो इसके 2 चीजें होती हैं, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सोप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक Na+ का मान लो ये जो एंड होता है इसका, ये वाला एंड जो होता है वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी ये वाटर की तरफ जाता है। मान लो इधर कोई डर्ट का मॉलिक्यूल है, ये जो होता है वाटर को रिपेल करता है, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तो वाटर से दूर जाएगा, वाटर से दूर जाएगा तो ये डर्ट से जाके चिपक जाता है, ये वाटर की तरफ आता है, ये साथ साथ में इसको खींच लाता है। सिंपल सी बात है। सोप आपका हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता है। हार्ड वाटर क्या? जिसमें ज्यादा सॉल्ट मौजूद है, यानी सी वाटर। तो सोप्स अगर हार्ड वाटर में काम नहीं करता तो हार्ड वाटर में काम करने के लिए साइंटिस्टों ने एक और नया केमिकल डिटर्जेंट बना दिया जो कि हार्ड वाटर के अंदर काम कर रहा होता है। तो जनाब यहाँ पे होता है आपका केमिस्ट्री का 1 शॉट रिवीजन खत्म। उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे चैप्टर रिवाइज हो रहे होंगे, क्योंकि हमने ये एज अ तौर पे रिवीजन तौर पे बनाया है, तो उसी हिसाब से स्पीड रखी है थोड़ी। तो
उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब के ऊपर बार सेट कर दिया है 1 घंटे या 1 घंटा 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। सो यूट्यूब के ऊपर बार सेट करा है भैया, इस वीडियो को लाइक करो भाई, एम करते हैं 1000 लाइक्स का, देखते हैं कितनी जल्दी ये 1000 लाइक्स आप लोग करा देते हो। सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल पे साइंस का डिटेल बाप वन शॉट भी पड़ा हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे 9.5 घंटे के अंदर कवर कराया है। लिंक आई बटन में आ रही है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, वीडियो देखने को मिल जाएगी, उसे पे क्लिक करना, डायरेक्ट आप जाके देख सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसी पढ़ते रहिए ना, ऐसी फोड़ते रहिए।